तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में ना हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, एलसीआर सर्किट, एलसीआर रिजोनेंस सर्किट, इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया, क्या वी आर एम एस और वी जीरो में रिलेशन, या फिर आई आर एम एस और आई जीरो में रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है इस चैप्टर में, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, कि एसी जो सर्किट होते हैं ना, एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट होता है वो हॉट वायर वोल्टमीटर और हॉट वायर एमीटर से होता है, याद रखना। और डीसी सर्किट वाले जो आपके पास जो डीसी सर्किट होते हैं जिसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई होती है, उसमें जो करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट होता है वो एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा होता है। लेकिन एसी सर्किट में हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी ये करंट मेजरमेंट होता है ना, करंट जो भी मेजर होती है एमीटर द्वारा, वो IRMS वैल्यू ही होती है। और वोल्टेज जो भी आपके पास दी होगी या फिर वोल्टमीटर जो मेजर करेगा वो VRMS ही होगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन हम अब बात करते हैं पावर इन द एसी सर्किट। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि पावर क्या होता है। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि पावर क्या होता है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जो आपके पास सर्किट है ना, उसकी पावर भी इस तरीके से ही निकलती है। पावर हम इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में पावर क्या था, P इक्वल टू VI करके हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो पावर होगा P इक्वल टू VRMS और IRMS करके हम निकालेंगे। कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से पावर निकलती है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का नया टॉपिक है आपके पास पावर इन द एसी सर्किट। तो हम इसको देखते हैं क्या लिखा है, द रेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन एनी सर्किट इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सर्किट। उसने क्या बोला, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के खर्च होने का रेट, एनर्जी के खर्च होने का रेट, उसी को हम पावर कहते हैं सर्किट की। देखो आपको याद होगा तो पावर इक्वल टू जो था वो वर्क अपॉन टाइम था। तो क्या हो गया, द रेट ऑफ वर्क हो गया ना, तो वर्क क्या होता है, एनर्जी की तो बराबर होता है। तो वही चीज तो बोलते हैं द रेट ऑफ एनर्जी, या फिर रेट ऑफ एनर्जी तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के खर्च होने का रेट किसी भी एसी सर्किट में, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द सर्किट। सीधी सी बात है ना। अब एसी सर्किट की बात करें अगर, ये तो बात होगी हमारे पास किसकी, पावर की। किसी भी पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, तो वो किस तरीके से होगी, रेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जो सोर्स है ना, सोर्स क्या करता है हमेशा, जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, चाहे इलेक्ट्रिक सोर्स एसी सोर्स हो चाहे वो डीसी सोर्स हो, वो क्या करते हैं, सर्किट में वर्क करते हैं। यानी कि सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है। अब बैटरी का काम है, यानी कि वो डीसी सोर्स की बात कर रहा हूँ पहले में, बैटरी का काम है क्या, वो सर्किट में करंट फ्लो करवाएगी। क्योंकि डीसी सर्किट जो डीसी वोल्टेज होती है वो बैटरी द्वारा ही निकलती है, चीज को ध्यान रखना है। तो आप बैटरी लगाएंगे तो जो सर्किट होगा ना, उसमें डीसी करंट फ्लो होगी। तो डीसी करंट फ्लो होगी, डीसी करंट फ्लो होने से क्या होगा भाई, उस सर्किट में जो सेल है आपके पास, वो वर्क कर रहा है उस करंट को फ्लो करवाने के लिए। क्योंकि कोई भी सोर्स होगा ना, सर्किट में करंट तभी फ्लो होगी जब सोर्स क्या होगा, उस सर्किट में कुछ वर्क कर रहा होगा। वर्क कर रहा है मतलब जो सोर्स है वो सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, रेट ऑफ द एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स टू द सर्किट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द एसी सर्किट। पावर ऑफ द सर्किट, एसी सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर्किट की, कोई सा भी सर्किट, चाहे एसी सर्किट हो चाहे कोई सा भी सर्किट हो। क्या बोला मैंने, द रेट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सर्किट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सर्किट। तो ये पावर ऑफ सर्किट की मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई, जो मैंने बोला आप इसको भी लिख सकते हैं। आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें और जो डेफिनेशन मैंने बोली इसको लिखने का आप प्रयास करें, कोशिश करें। अब हम बात करते हैं एसी सर्किट में पावर। तो आपको याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अगर आप एसी वोल्टेज की इंस्टेंट वैल्यू देखें एंड एसी वोल्टेज का एसी करंट की इंस्टेंट वैल्यू, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको याद होगा तो पावर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कहीं पे, P इक्वल टू VI होता है, यानी कि V इंटू आई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करो पावर आएगा। तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंस्टेंट पावर ऑफ एसी सर्किट निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप बात करते हैं इंस्टेंट पावर ऑफ एसी सर्किट कैसे निकलेगी। कंसीडर एट एनी इंस्टेंट, एक किसी इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम पे, इंस्टेंट मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी सर्किट, एसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी फ्लो हो रही है। तो मैंने मान लिया सिंपल, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब मान लो जिस समय ये करंट फ्लो हो रही है ना इसी सर्किट में, उस समय जो उस सर्किट का जो वोल्टेज है वो है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। वैसे ओमेगा टी भी हो सकता है, लेकिन हम आप क्या करो, ओमेगा टी प्लस 5 ले लो, क्योंकि करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस देखने को मिल ही सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि फेज डिफरेंस हमेशा जीरो हो। तो इनिशियली आप फेज डिफरेंस लेके चलो कि जो वोल्टेज है वो करंट से 5 फेज एंगल क्या है आगे, यानी कि लीड कर रही है वो करंट को। वोल्टेज क्या कर रही है, करंट को यहाँ पे लीड कर रही है 5 फेज एंगल से। इस केस में आपको पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू वी आई हो जाएगा, इंस्टेंट पावर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब वी की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू हो जाएगी V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसी तरीके से आपके पास आई की वैल्यू आएगी I0 साइन ओमेगा टी।
और पावर इक्वल टू आप V0 I0 एक साथ ले लो और इस साइन ओमेगा टी को ऐसे लिख दो और आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बात क्या है, इसको सॉल्व करना तो आसान है तो मुश्किल नहीं, लेकिन बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, लेकिन मैं आपको ट्राई करता हूँ कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको भी ये बात इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो P इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी, ये ऐसा ही रहेगा अभी, इसको चेंज नहीं करना है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना आपको फॉर्मूला, बायोलॉजी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला है क्लास 11 मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो साइन ए प्लस बी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, साइन ए की जगह है ओमेगा टी, कॉस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ए एंड साइन फाइव। इस तरीके से आपके पास ये मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करा। ठीक है, ये ए की जगह ये ओमेगा टी हो गया, बी की जगह ये फाइव हो गया, तो ए की जगह मैंने ओमेगा टी रख दिया, बी की जगह मैंने फाइव रख दिया, सीधा सीधा जहाँ जहाँ ये फॉर्मूला था। तो इस तरीके से ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आएगा, पावर इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इस तरीके से आपके पास पावर का भी एक्सप्रेशन निकल के आ गया। इसको आगे और कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो पावर निकल के आया वो निकल के आया V0 I0 साइन ओमेगा टी, और ब्रैकेट में इतना बड़ा सा वो आया था साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इस तरीके से आपके पास वैल्यू निकल के आई थी। अब आपको क्या करना है, इस साइन ओमेगा टी को ना आप अंदर मल्टीप्लाई करो जरा। तो साइन ओमेगा टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी पहला टर्म, ठीक, एंड प्लस कॉस ओमेगा टी भी है और साइन ओमेगा टी इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इधर भी और इधर भी, ठीक, और साइन फाइव। इस तरीके से आपके पास ये पावर निकल के आ जाएगी। ये होगी पावर की बात, इंस्टेंट पावर की बात होगी। अब हम बात करते हैं एवरेज पावर फॉर अ साइकिल, एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ करंट, एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ करंट, एक साइकिल के लिए करंट की, फॉर अ साइकिल ऑफ करंट। अब करंट का जरा साइकिल बनाते हैं, थोड़ा ड्रॉ करते हैं ना, बनाना तो नहीं है आपको, लेकिन खाली मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से करंट का साइकिल होता है, इस तरफ टाइम हो गया, इस तरफ करंट हो गई, और वोल्टेज का भी साइकिल इस तरीके से होता है। तो जितना करंट पॉजिटिव होता है ना उतना ही करंट नेगेटिव भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये साइन कर्व के अकॉर्डिंग करंट काम करता है, क्योंकि आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी अभी मैंने आपको बताया। तो जो करंट का ग्राफ बनेगा ना वो साइन कर्व के अकॉर्डिंग ही बनेगा, और साइन कर्व इसी तरीके से बिहेव आपको करता है, देखने को मिलता है साइन कर्व का बिहेवियर। ठीक है, तो साइन कर्व का बिहेवियर आपके पास इस तरीके से देखने को मिलता है। अब देखो जितनी वैल्यू पॉजिटिव में है उतनी वैल्यू नेगेटिव में, तो इसका मतलब पता क्या है, जब आप साइन ओमेगा टी का ना एवरेज वैल्यू निकालेंगे फॉर अ साइकिल तो लिखेंगे द एवरेज, मैंने लिखा भी है एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ करंट, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, द एवरेज वैल्यू, यहाँ पे लिख दो द एवरेज वैल्यू फॉर अ साइकिल फॉर, सबसे पहले साइन ओमेगा टी, देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव जीरो, और याद रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर करके तो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं रहती, जो भी नेगेटिव भी होगी पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ साइन ओमेगा टी की ना, साइन ओमेगा टी का जो है एवरेज वैल्यू फॉर अ साइकिल, साइकिल मतलब पूरे चक्कर के लिए, पूरा चक्कर कहाँ से कहाँ तक है, इसी करंट का यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर, और यहाँ से यहाँ तक फिर आधा चक्कर, तो पूरा चक्कर ये एसी करंट का हो गया, पूरी साइकिल हो गई एसी करंट की, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव करंट, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव करंट, इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, साइन ओमेगा टी का पूरे एक साइकिल के लिए लिखना भी आपको, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको लिखना भी है द एवरेज वैल्यू फॉर अ साइकिल फॉर साइन ओमेगा टी विल बी जीरो एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे आप स्क्वायर कर दिया ना, तो स्क्वायर जैसे आप कर देंगे इस साइन का, तो जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो भी पॉजिटिव बन जाएंगी। तो याद रखना आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू आता है फॉर अ साइकिल 1/2 आता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 क्या आता है, एवरेज वैल्यू आता है। शायद मैंने जहाँ पे पावर बढ़ाई होगी सबसे पहले आर वाला सर्किट जो आया था, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, वहाँ पे शायद मैंने ऐसा बताया हो। अगर नहीं बताया तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर अ साइकिल इज 1/2 और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर अ साइकिल इज 0। इसी तरीके से आपको याद रखना है कॉस ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है फॉर अ साइकिल, वो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो इतनी चीज आपको दिखनी, क्या क्या बोला मैंने, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का पूरे साइकिल के लिए, पूरे एक चक्र के लिए जो एवरेज वैल्यू होगा 0 होगा, लेकिन स्क्वायर वाले टर्म का कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए स्क्वायर वाले टर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो पावर वाले फॉर्मूले में, तो पावर इक्वल टू आपके पास आएगा V0 I0, ठीक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आपको क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आपको 1/2 रखना है, और ये कॉस फाइव ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 1/2 रखा, ये कॉस फाइव, और देखो कॉस ओमेगा टी भी 0, साइन ओमेगा टी भी 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये इसी तरीके से बच जाएगा, +0 लिखने की जरूरत नहीं।
तो आपके पास P बराबर क्या आ गया, देखो V0 I0 अपॉन 2 cos फाइव। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसमें और क्या चीज़ बच रही है। तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही थी उनकी बात करते हैं। आपके पास P बराबर जो भी आपके पास रिलेशन आया वो आया V0 I0 cos फाइव और अपॉन 2 करके। अब मैं इसको थोड़ा सा और सही करके लिख रहा हूँ। देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ V0 अपॉन रूट 2 और इसको I0 अपॉन रूट 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये cos फाइव होगी। V0 अपॉन रूट 2 अगर आपको याद होगा तो ये VRMS होता है, और इसी तरीके से जो I0 अपॉन रूट 2 है ना ये IRMS होता है, और ये हो गया cos फाइव। ठीक है ना, तो आपके पास ये पावर बन गई फॉर अ साइकिल, एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ करंट। ठीक है, एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ करंट, P एवरेज करके भी आप इसे लिख सकते हैं। याद रखना जो cos फाइव यहाँ पे आया ना इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। यही है आपके पास पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, AC सर्किट, इसको पावर फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब इस पावर फैक्टर को भी अलग अलग केस में हम कैलकुलेट करेंगे, और अलग केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट लेते हैं हम केस फर्स्ट। ठीक है, केस स्टार्ट करते हैं सीधा, ज़्यादा क्या सोचना है, सीधा केस स्टार्ट करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है, हम एक ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, लिखते हैं AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑनली। फॉर लिख दो आप, है ना, फॉर, केस फर्स्ट किसके लिए है, फॉर AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑनली। तो रेजिस्टेंस अगर होगा केवल, तो आप इस फाई की बात करें तो फाई फेज एंगल होता है, फेज एंगल 0 होता है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में ना मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो फाई 0 होता है। फाई 0 हो जाएगा तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, कॉस फाई 1 हो जाएगा ना। जब फाई 0 हो गया तो कॉस 0 1, कॉस फाई 1 हो गया, कॉस फाई 1 हो गया तो ये 1 हो गया। तो पावर एवरेज क्या आ गई इस केस में, पावर एवरेज आपके पास आ गई VRMS एंड VRMS मल्टीप्लाई IRMS। कॉस फाइव 1 है ना, इसका मतलब ये पावर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस वाले सर्किट में पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, इस चीज को ध्यान रखना है। केस सेकंड की बात करते हैं हम। केस सेकंड हम प्योर इंडक्टर वाला लेते हैं, प्योर इंडक्टर वाला केस जिसमें केवल L हो, है ना। तो प्योर इंडक्टर वाले केस में अगर आपको याद होगा V और I के बीच में फेज एंगल होता है 90 का, 90 का होगा तो पावर एवरेज जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 सीधा 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी चीज यहाँ पे से खत्म होगी। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। केस थर्ड मैंने आपको सब बताया कि फेज एंगल कितना कितना होता है सब में, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। प्योर क्या लेते हैं आप, कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर वाला केस लेते हैं, ऐसा सर्किट, ऐसा AC सर्किट जिसमें प्योर कैपेसिटर हो। तो प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए फाइव फेज एंगल फिर से 90 होता है, पावर एवरेज फिर से 90 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी सॉरी, है ना, क्योंकि cos 90 फिर 0 हो गया। ठीक होगी बात। अब लास्ट वाला जो केस है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपको याद भी रखना होगा। तो हमारे पास लास्ट केस जो बचा है वो बचा है केस नंबर 4 LCR सर्किट का। तो LCR सर्किट के लिए केस देखते हैं, लिखते हैं फॉर LCR सर्किट, केस नंबर 4 फॉर LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में अगर आपको याद होगा कि हम बात करते हैं सबसे पहले फाई की, कि फेज एंगल कितना होता है LCR सर्किट में। तो LCR सर्किट का फेज एंगल कितना होता है अगर आपको याद होगा, वो होगा 10 इनवर्स XL डिफरेंस XC अपॉन R। अगर आपको याद होगा ये होता है फेज डिफरेंस किसका, LCR सर्किट का। तो LCR सर्किट में देखो फेज डिफरेंस इस तरीके से निकल के आता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, तो ये बात हो गई LCR सर्किट की। अब LCR सर्किट में फाई निकल गया, इस तरीके से cos फाई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और पावर एवरेज भी क्या कर सकते हैं आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं रिजोनेंस वाले टाइप, रिजोनेंस वाली टॉपिक की। फॉर रिजोनेंस LCR रिजोनेंस सर्किट की बात करें जरा। फॉर रिजोनेंस, रिजोनेंस में अगर आपको याद होगा तो एक्सएल जो होता है वो XC के बराबर। ठीक है, एक्सएल किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। और इस केस में एक्सएल XC के बराबर होगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फाई 0 आ गया तो कॉस फाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉस फाई 1 आ जाएगा तो पावर एवरेज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इस तरीके से, ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और पावर एवरेज मैक्सिमम कैसे निकलेगी, कॉस फाई 1 रख दो। कॉस फाई मैंने क्या बोला, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। पावर फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, जरा उसको थोड़ा सही करते हैं। पावर एवरेज बराबर आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम वाली IRMS मल्टीप्लाई VRMS। और एक्चुअली में तो जो था पावर एवरेज का फॉर्मूला वो कॉस फाई था ना, मेन फॉर्मूला तो ये था ना। तो कॉस फाई बराबर, पता है यहाँ पे कॉस फाई को थोड़ा सा मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ तक तो बात खत्म होगी, चारों सर्किट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या उसमें पावर होगी, क्या क्या उसमें कॉस फाई होगा, है ना। आपको याद रखना है कि कॉस फाई भी पूछ सकता है, ठीक है, वो कि पावर फैक्टर क्या होगा हर सर्किट के लिए, कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो उसके लिए पावर फैक्टर क्या होगा, वो निकाल के दिखाया हमने, कॉस फाई वाला वो 1 आया था। सेकंड वाला जो सर्किट है उसमें cos 90 निकालो आप, 0 आ जाएगा। थर्ड वाला जो सर्किट है कैपेसिटर वाला, उसमें भी cos 90 0 हो जाएगा पावर फैक्टर। लेकिन जो फोर्थ सर्किट है उसमें जो है पावर फैक्टर cos फाई कैसे निकलेगा आप देख लो, पहले फाई निकालोगे फिर cos फाई निकालोगे। लेकिन अगर बोलेगा LCR रिजोनेंस सर्किट के लिए पावर फैक्टर बताओ, सारी चीजें याद रखनी है कि LCR रिजोनेंस सर्किट के लिए पावर फैक्टर बताओ। तो देखो फाई तो 0 होता है LCR रिजोनेंस सर्किट के लिए, फाई 0 होता है तो cos फाई 1 हो जाएगा। ध्यान रखना कि LCR रिजोनेंस सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, और इस तरीके से पावर एवरेज मैक्सिमम होती है। फिर आपको एक चीज थोड़ी सी और बता रहा हूँ कि पावर एवरेज बराबर
IRMS, VRMS, cos फाई, ये तो आपको पता है ना। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे से पावर एवरेज अपॉन IRMS मल्टीप्लाई VRMS, इस तरीके से तो होगा। तो cos फाई क्या निकल के आएगा यहाँ पे से, देखो याद रखना ये जो पावर एवरेज है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे आप रियल पावर। क्या बोलेंगे पावर एवरेज को, ये रियल पावर हो गई सर्किट की। और ये जो VRMS IRMS है ना, इसको बोलते हैं हम अपीयरेंट पावर, यानी कि अपीयरेंट समझते हो, जो केवल फील होगी, अपीयरेंट पावर है ना, जो केवल लगेगा कि पावर इतनी है। और रियल पावर क्या होगी, वास्तविक शक्ति इसको बोल सकते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आभारी शक्ति, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉस फाई जो होगा वो रियल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर करके इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, ये रियल पावर बन गई, अपीयरेंट पावर बन गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा पावर इन द एसी सर्किट, और उसके कुछ केस पढ़े, सारे केस इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपको पावर फैक्टर के बारे में जरूर पूछेगा कि पावर फैक्टर रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए कितना होगा, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए कितनी होगी, और इसी तरीके से पावर फैक्टर इंडक्टर कॉइल वाले सर्किट के लिए कितना होगा, और कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए कितना होगा, और एलसीआर सर्किट के लिए कितना होगा, और एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के लिए भी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, जो जो मैंने आपको बोली है। और उस तरीके से लास्ट में मैंने आपको कॉस फाई भी आपको निकाल के दिखाया। कॉस फाई बराबर होता है रियल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और रियल पावर क्या है, पी एवरेज, अपीयरेंट पावर क्या है, IRMS VRMS, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमने आज पढ़ा पावर इन द एसी सर्किट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी अगर मुझ में रह जाती है कि मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई, कुछ गलत बता दिया मैंने, तो आप उसको प्लीज़ रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, मुझे बताने की कोशिश करें, तभी जाके तो मैं उन चीज़ों को सुधार पाऊंगा। तो ये थी आज का टॉपिक, पावर इन द एसी सर्किट। थैंक यू।